हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अपने चैनल के ज़रिए लेकर आए एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन में, जो कि पौंटा साहिब से बहुत ही करीब है, लेकिन देहरादून राजधानी से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर जाकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। आज हम आए हैं आसन बर्ड कंजर्वेशन में, जिसे हम सभी लोग आसन बैराज के नाम से भी जानते हैं। कई लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पक्षियों को देखने के लिए, यानी कि बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। कई लोगों को पक्षी बहुत पसंद है, और क्योंकि ये एक ऐसा सीज़न का टाइम है जब यहाँ पर प्रवासी पक्षी जो है वो बहुत दूर दूर से आते हैं। चाहे हम साइबेरिया की बात करें, चीन की बात करें, भूटान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश, या फिर अपने ही देश के कुछ ऐसे हिमालय जो साइट्स है, चाहे हम लेह की बात करें तो लेह से भी यहाँ पर जब वहाँ पर बहुत ठंड पड़ जाती है तो वो पक्षी प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं और पहुँचते हैं आसन बैराज में। उन पक्षियों के लिए ये एक हैबिटेट सेंटर है। जब वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच जाता है, बहुत ठंड बढ़ जाती है, तो वो माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। और दिसंबर से लेकर मार्च तक का जो समय है वो पीक है। अगर आप भी पक्षियों से प्रेम करते हैं, आपको भी बर्ड वॉचिंग करना बहुत पसंद है, तो आप आसन बैराज ज़रूर आ सकते हैं। आपका नाम? आद्या, अनन्या, कीर्ति। ओके, तो आज आप आसन बर्ड सेंचुरी में हैं, एंड आप कहाँ से आए हो, और क्या आप पिकनिक के लिए आए हो, या फिर क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे बहुत सारे लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं एंड आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम देहरादून से हैं। वी आर डूइंग वाइल्ड लाइफ साइंसेज इन देहरादून, MSc in wildlife sciences, and we're also here to bird watch because we've heard this is the time where migratory species come, so we've come to see them. सो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये आपका, फर्स्ट एक्सपीरियंस। कैसा रहा? इट्स बिन क्वाइट नाइस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एंड लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक आद्या जस्ट सेड, एंड या विल बी कमिंग अगेन क्वाइट ऑफन। फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका भी है, तो अभी तक आपने यहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स वॉच की है, कौन कौन सी बर्ड्स देखी है? Right, so she is the birder. I am quite new to birding. But the ones that we've seen today, we've seen painted storks, we've seen red-crested pochards, common pochards. Yeah, all of that. Yeah. ओके, आप बता सकते हैं आपने कौन कौन सी देखी? Again, Ananya is the main birder here. We're learning today, so. सो अनन्या, यहाँ पे कौन सी ऐसी बर्ड्स आपने देखी है अभी तक जो कि सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड की लिस्ट में आती है? Endangered, I'm not very sure. I knew about the Pallas's fish eagle being found here, but I'm very sure it's quite hard to see. But it was nice to see red-crested pochard. I don't know what status that is, to be honest. मेरे लिए I really like wetland birds. It's one of the habitats I really like, and I have a little bit of experience in this. So yeah, I was looking forward to see all the ducks here, basically, mainly, and herons and even sandpipers and all, but we didn't see them. एंड नेक्स्ट टाइम आप फिर से आना चाहोगे आप? Yes, definitely. Wetlands are one of the most neglected ecosystems, I think, in the world, especially in India, and not much attention is paid to them. So I think it's very important to be able to, like, even come to as small as a water body and being able to observe, and even if you find one bird that's interesting, I think it's a good thing. Conservation is very important, और conservation और development दोनों एक साथ होनी चाहिए, पर आज का ऐसा नहीं है। Conservation और development separate है, पर जब एक साथ आएंगे तभी तो change आएगा इस आने वाले सालों पे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन भी, और सब लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन के लिए, और डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों के लिए लोग
important है. So it's very important that the public is aware about what nature, what kind of natural world surrounds them, and having a personal connection to this environment will really help them want to do something. Like for all of us, there is a personal connection to nature, which is why we're here, which is why we're trying to, like why we're basing our careers on conservation. So I think that connect is very important. So yeah. आप देख ही रहे हैं कितनी हलचल है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। तो जैसे कि आज हमें आसन बैराज में और यहाँ पर विजिटर्स आते रह रहे हैं, तो चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि ये यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कामरान खान है। और कहाँ से आए हैं आप? मैं बेसिकली तो हूँ फरीदाबाद से। अच्छा। और यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ओके। मुझे हो गए हैं यहाँ पे 6 महीने जॉब करते हुए। तो पौंटा साहिब वैसे तो अपने गुरुद्वारा के लिए मशहूर है, लेकिन अगर वीकेंड पे कहीं आसपास जाना हो तो आई थिंक एहसान बराज इज़ द नियरेस्ट वन, और फैमिली के साथ रीचेबल है। और इट इज़ क्वाइट अ नाइस प्लेस, यू कैन से कि आप यहाँ पे 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। बोटिंग है यहाँ पे, बर्ड्स का माइग्रेटरी बर्ड्स आते रहते हैं। आई थिंक ये सीज़न भी चल रहा है शायद। और बच्चों के साथ थोड़ा यहाँ पे हम स्पेंड कर सकते हैं टाइम, तो अच्छा है। तो ये आपका फर्स्ट विजिट है? दिस इज़ माई सेकेंड विजिट एक्चुअली। फैमिली के साथ फर्स्ट है। वैसे मैं पहले यहाँ आया था इंडिविजुअली, फ्रेंड्स वगैरह के साथ आए थे, तो मुझे लगा कि एक बार फैमिली को लेके आना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पे बाकी भी लोग आते हैं आपकी तरह विजिट करने के लिए, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पौंटा में अगर आप आते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू विज़िट, अ मस्ट विज़िट प्लेस। एक बार तो आपको आने चाहिए। और एक चीज़ और कहूँगा कि जैसे कि मोदी जी भी कहते हैं कि स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो प्लीज़ यहाँ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि हमें ही इसको साफ़ करना है। जैसे कि पानी भी देख रहे हैं कि काफ़ी गंदगी है, तो वो हमें भी क्या होता है ना कि नेचर को हम गंदा करेंगे तो उल्टा वो हमारे ऊपर ही आना। तो हम कोशिश करें कि किसी भी वे में पॉल्यूशन ना फैलाएं और गंदगी ना करें, और जो रैपर्स वगैरह हैं वो डस्टबिन वगैरह में डालें प्रॉपरली। बस यही मैं कहूँगा, साफ़ सफाई रखें। और हमारा देश है, हम अगर नहीं इसके बारे में सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। बिल्कुल। और अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हम अभी देख रहे हैं वो भी कैसे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। GMVN के यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से रिजॉर्ट है। यहाँ पे डॉर्मेट्रीज़ बनी हुई है, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आकर ठहर भी सकते हैं और बहुत ही सुंदर सा सनराइज़ देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। एक और ख़ास बात है कि यहाँ की जो डॉर्मेट्रीज़ बनी हुई है वो पूरी डेडिकेटेड की गई है यहाँ पर आने वाली बर्ड्स पे, जो कि माइग्रेट करके यहाँ आती है। आप देखेंगे कि उनके जो डॉर्मेट्रीज़ हैं उनके नाम भी उन बर्ड्स के नाम पर ही रखे गए हैं। और अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप आसन बैराज आते हैं तो क्या प्रोसेस है यहाँ पर एंट्री करने का। तो जैसे ही आप आसन बैराज पहुँचेंगे, गेट में जो है वो टिकट घर है, और एंट्री करने के बाद आपको अगर एंटरटेनमेंट यहाँ पर ढूंढना है तो आपको बोटिंग का मज़ा तो ज़रूर लेना चाहिए। तो बोटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, और जब कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है तो बोटिंग के साथ साथ कायाकिंग भी यहाँ पर की जाती है, और भी कई सारी वाटर एक्टिविटीज़ का लुत्फ़ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं और थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रह के प्रकृति के बीच में मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो आप यहाँ के कैंटीन से बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में अपने लिए स्नैक्स या फिर छोटे मोटे खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमें बढ़ना चाहिए सीधे बोटिंग की तरफ, और हम भी इंजॉय करते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए। तो
जैसे कि आज हम हैं आसन कंजर्वेशन रिजर्व में, जिसे आप सभी लोग जो है आसन बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। तो अधिक जानकारी लेने के लिए हम यहाँ के जो आधिकारिक लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अगर आप आसन बैराज आते हैं और ख़ासकर इस सीज़न में आते हैं या फिर किसी और सीज़न में आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। सर, आपका नाम? मैं GS रावत, और- सीनियर मैनेजर आसन कंजर्वेशन रिजॉर्ट। जी, तो यहाँ पर जो है आसन बैराज के बारे में हम आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि यदि कोई यहाँ पर दूर दराज से या शहर के लोग अगर घूमने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारा ये पार्क है और यहाँ पे बोटिंग है और बर्ड वाचिंग के लिए ये प्लेस फेमस है, जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर और लोकल भी यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। तो आसन जो बर्ड सेंचुरी है इसकी शुरुआत कब से हुई है? ये तो काफ़ी पहले से हुई थी, इसको आसन कंजर्वेशन रिजॉर्ट तभी इन्होंने नाम दिया था। और यहाँ पे जो बर्ड आती हैं वो माह दिसंबर से शुरू हो जाती हैं और ये मार्च तक रहती हैं। मार्च में फिर वापस चले जाती हैं। अलग कंट्रियों से आती हैं, साइबेरिया से आती हैं, चीन से आती हैं, जो जहाँ पे ठंडा टेम्परेचर है वहाँ से यहाँ पे आती हैं, तो उसके प्रतिकूल इनको यहाँ पे क्लाइमेट मिलता है। अच्छा, और यदि जो लोग आने वाले हैं जो यहाँ पर विज़िट करते हैं आकर, तो जैसे कि आपने बताया कि दिसंबर से मार्च के महीने में तो खासकर जो बाहर की विदेशी पक्षी हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन लोगों के आने के लिए कब का समय सबसे पीक रहता है? यहाँ पे दिसंबर और जनवरी और फिर चलेगा हमारा मई जून। अच्छा, ये 15 जून तक हमारा ये बोटिंग चलता है। 15 जून के बाद फिर बंद हो जाता है, फिर बरसात आ जाती है। फिर 15 जून से 15 अक्टूबर तक ये यहाँ पे बोटिंग नहीं होती है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि चारों तरफ पेड़ हैं, हरियाली है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट आता रहता है। अच्छा, और यदि हम बात करें कि जो प्रवासी पक्षी हैं वो तो यहाँ पर आके मार्च के बाद जैसे चले जाते होंगे, जी। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते होंगे जो यहाँ हमेशा दिखते रहते हैं अक्सर। हाँ, यहाँ तो पे रहते हैं। वो कौन कौन से? वो काफ़ी पक्षी ईगल वगैरह रहता है यहाँ पर, और डक यहाँ पे रहती हैं, तो ये यहाँ पे 12 महीने लगभग रहती हैं। अच्छा, जी। और यहाँ पर कोई आता है तो उसका प्रोसेस क्या है, वो अंदर एंट्री कैसे ले सकता है और क्या क्या चीज़ें सुविधाएं वो यहाँ की लुफ्त उठा सकते हैं? जैसे हम देख रहे हैं कैंटीन भी है, थोड़ा इसके बारे में। हाँ, यहाँ पे कैंटीन है हमारी, और हमारा जो गेट पे एंट्री है उसका हम 20 रुपीज़ लेते हैं विद GST 18%। और अंदर हमारे ये गार्डन है और ये प्रसाधन की पूरी व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था है, और यहाँ पे घूमने की व्यवस्था है। बच्चों के लिए झूले लगे हैं जिनमें बच्चे खेलते रहते हैं और उनके पेरेंट्स यहाँ पे ठंडी हवाएं लेते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम हैं आसन बर्ड सेंचुरी में और यहाँ पर हमने कई सारे विजिटर्स से भी बात करी है कि वो यहाँ पर आज आए हैं और वो कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे नज़रिए से देखते हैं आसन बैराज को और क्या कुछ यहाँ से अपनी यादें बना कर ले जाते हैं। इसी के साथ आज हमारे साथ बहुत ही खास व्यक्ति है जिन्होंने अपना बहुत सारा लंबा अरसा जो है वो प्रकृति के बीच में दिया है। प्रकृति प्रेमी भी अगर हम उन्हें कहें तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ है उत्तराखंड के वेरी नोन फोटोग्राफर भूमेश भारती जी, जिन्होंने अपना एक लंबा अरसा फोटोग्राफी को दिया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फोटोग्राफी से जुड़े होते हैं, वाइल्ड लाइफ से जुड़े होते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत कुछ उनसे सीखते भी हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आसन बैराज में इस बर्ड सेंचुरी में वो कितनी बार आए हैं और हमेशा उन्होंने क्या कुछ चेंजेस देखे हैं साल दर साल, और जानेंगे उनकी लाइफ के इतनी लंबी और इतनी सुंदर जर्नी को भी। भूमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। आपने इस तरह की चीज़ों के साथ मुझे यहाँ इनवाइट किया, इन सब के लिए आपका शुक्रिया तहे दिल से। पहले तो सर, सबसे पहले आज हम इस बर्ड सेंचुरी में और सबसे पीक टाइम पे आज हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रवासी पक्षी हैं वो उनके यहाँ पर रहने का एक ऐसा मतलब बहुत सुंदर समय चल रहा है और ऐसे में आज आप भी हमारे साथ हैं। आपने हमेशा, हम देखते हैं तस्वीरों के ज़रिए कि आप हमेशा जो है इनको पोस्ट करते हैं, पिक्चर्स इनकी इतनी सुंदर सुंदर लेते हैं। तो हम एक थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ अगर नज़र डालें कि आसन बर्ड सेंचुरी की जो शुरुआत है वो कब से हुई और आपकी जो पुरानी जर्नी है, अगर मैं हिस्ट्री की तरफ थोड़ा नज़र डालूं तो वो कैसी रही है?
शुरुआत ना इसकी किसी बर्ड सेंचुरी के लिए नहीं हुई। हमारे यहाँ बिजली उत्पादन और इन सब के डेवलपमेंट के जब काम चल रहे थे 1967 में, जो मैंने पढ़ा अभी तक, वो 67 में आसन को बैराज के रूप में दिया और यहाँ पर जो आसपास जो पावर हाउस हैं उनके लिए ये पानी का सोर्स बनाया था 67 में। लेकिन उसके साथ साथ जब ये 67 में बना तो धीरे धीरे यहाँ पर कुछ बर्ड्स को अपना हैबिटेट जैसा नज़र आने लगा और बर्ड्स ने रुकना शुरू किया। काफ़ी टाइम बाद, ये एग्जैक्टली मेरे को नहीं मालूम कितने समय बाद उन बर्ड्स ने आना शुरू किया और जो रेजिडेंट थी वो भी रही होंगी। उसके साथ साथ फिर माइग्रेट करते हुए कुछ बर्ड्स ने यहाँ पर रुकना शुरू किया। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उसके 2-3 साल कुछ भी हो सकता है वो चीज़ें हों, वो तब से ये 70s के बाद से इसमें बर्ड्स ने आना शुरू किया। मेरे एक दोस्त हैं सतपाल गांधी जी, जो मेरे गुरु भी हैं बर्ड वाचिंग के, और उनके 2 दोस्त और जो रेगुलरली यहाँ पर बर्ड्स देखने आया करते थे, अरुण प्रताप जी जो FRI में साइंटिस्ट हैं, शैलेंद्र जी जो SFI में FSI में साइंटिस्ट हैं। तो ये तीनों लोगों ने काफ़ी टाइम तक विज़िट किया। तो इनका एक पेपर पहली बार किसी जर्नल में छपा था जिसमें आसन के बारे में पूरा एक डिटेल थी। उसके बाद जब वो पेपर छपा, उसके बाद और लोगों ने आना शुरू किया, तो ये धीरे धीरे इसको एक बर्ड्स इम्पॉर्टेंट बर्डिंग एरिया साइट के रूप में जाने लगा था। पहले से इम्पॉर्टेंट बर्डिंग एरिया था, उसके बाद बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की एक डेफिनेशन बनाई गई, जो इंडिया में पहला बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व आसन को घोषित किया। उस समय राष्ट्रपति कलाम साहब थे, तो उन्होंने वो ये चीज़ घोषित करी थी। उसके बाद तो और भी बने, लेकिन इतिहास में दर्ज हुआ कि आसन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सबसे पहला इंडिया का घोषित हुआ। और उसके बाद और ज़्यादा लोग इसमें देश विदेश से जैसे पक्षी आते हैं, उनको देखने के लिए बहुत सारे रिसर्चर्स विदेशों से भी आते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पर कुछ बर्डिंग कर रहे थे, मैंने एक बर्ड देखी और मैं नहीं उसे पहचानता था। हमने सतपाल गांधी जी से पूछा तो वो पता लगा गोल्डन आई हमने कहीं फ़ोटो प्रिंट करी एक सोशल साइट पर, याहू का एक बर्डिंग ग्रुप था। उसमें बहुत लोगों ने शाम तक जवाब दिया और किसी एक अखबार ने उसको फ्रंट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको फ्रंट पेज पे स्थान दिया था कि ये गोल्डन आई जो बर्ड है वो इंडिया में 7 साल बाद दिखाई दी और यहाँ पर दिखी हमको। उसको उन्होंने कवर किया। उसके कवर करने के साथ जब खबर फैली तो बहुत सारे विदेशों से, एक तो व्यक्ति तो इंग्लैंड से आया था सिर्फ उसको देखने कि एग्जैक्टली वो यहाँ पर कैसे 7 साल बाद दिखी, क्यों दिखी, ये बारे में बाद में लोगों ने वो करे होंगे काम। वो उस तरह से ना इस लेक का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अभी 2022 में इसको रामसर साइट घोषित किया है। और रामसर साइट की अपनी कुछ इक्वेशंस हैं जिसके कारण हैं, जिसमें एक तो रेड क्रेस्टेड पोचर्ड जो पूरी दुनिया में पाई जाने वाली 1% बर्ड यहाँ पर मिलती हैं, उससे भी ज़्यादा रेडी शेल डक जिसको हम सुरखाब बोलते हैं वो 2% के करीब मिलती हैं यहाँ पर पूरी दुनिया में जितनी हैं। हालांकि आजकल कुछ टाइम से हम इस लेक में नहीं देख रहे, यमुना में उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा है। कुछ हैबिटेट कुछ बदला है, कुछ वो चीज़ें हम ही है, क्योंकि ये एक ऐसा लेक है जिस पे जो मैनमेड है और नेचर ने उसको एक्वायर किया है, बर्ड्स ने उसको अपने लिए अप्रोप्रिएट माना, लेकिन उनके भी कुछ अपने नॉर्म्स हैं। उनको बिजली बनानी है, उसमें पानी का इकट्ठा करना ज़रूरी है, कभी सिल्ट जमा होती है, कभी कुछ होता है। तो बहुत सारे आपस में टूरिज्म, बिजली विभाग, UJVN, नेचर, इन सब का आपस में सामंजस्य बनाया हुआ रखा है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, पहले मोटर बोट भी चलती थी, फिर मोटर बोट बंद कर दी, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें ना वो रुकी हैं उसमें। और एक टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिला है, फॉरेस्ट, क्योंकि बर्ड वॉचर्स, बहुत बड़े बड़े बर्ड वॉचर भी आते हैं, तो आसन ने बहुत सारी इनकी अपनी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी हैं। संडे को लोग पिकनिक के रूप में भी आते हैं और अर्ली मॉर्निंग लोग बर्ड वॉचिंग के लिए भी आते हैं। बहुत सारे एक पिछले कुछ सालों में बर्ड वॉचिंग, नेचर वॉक, वाइल्ड लाइफर्स, इनकी संख्या बढ़ी है और आसन उन सब के लिए एक
बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारे लोगों का ये जानना भी है जो कि ज़्यादा नहीं जानते कि यहाँ पर क्यों इतने पक्षी है, कौन कौन से पक्षी आते हैं यहाँ पर, नाम नहीं जानते। लेकिन एक सवाल आम इंसान के मन में आता है कि ये जगह इन पक्षियों ने क्यों चूज़ करी होगी। आपके नज़रिए से आपको क्या खास बात लगती है कि पक्षियों को ये पसंद क्यों आई? सबसे बड़ा है कि हैबिटेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके भी इम्पॉर्टेंट है उसको कितना लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। तो इन सब को सामंजस्य बनाने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स ने धीरे धीरे करके इनके नॉर्म्स बनाए। जैसे रामसर साइट बनी तो अब उसके कुछ नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें बनी होंगी, कुछ किया होगा। GMBN, मैं पहले GMBN में जॉब करता था, GMBN ने बहुत सारे इनमें इस तरह के डेवलपमेंट किए हैं या सुविधाएं दी हैं जिससे कि नेचर को कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े और टूरिस्टों को उसमें कुछ सुविधा भी मिल सके। तो जो वाइल्ड लाइफर्स हैं, जो बर्ड वॉचर्स हैं, उनको बहुत सारी सुविधा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ नेचुरल हैबिटेट्स चाहिए। तो आसन में खाली बर्ड्स नहीं है, आसन के आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे फ्लोरा फौना भी हैं, बटरफ्लाइज बहुत हैं इसमें। जैसे 300 से ऊपर की प्रजाति तो बर्ड्स की मिलती है, जिसमें बर्ड ऑफ प्रे भी है, जंगल बर्ड्स भी हैं, वेडर्स भी हैं। वेडर्स बहुत हैं, यमुना के आसपास में बहुत सारे वेडर्स हैं अलग अलग उनके। जैसे आपने बताया एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में बहुत सारी ऐसी पक्षी हैं। जैसे यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो इन बर्ड्स के साथ माइग्रेट करके आता है वो पालास फिश ईगल है। अच्छा। और इसको मैंने करीब 96-97 में यहाँ आना स्टार्ट किया था सतपाल गांधी जी के साथ। उन्होंने ही मुझे कुछ बताया था कि एक नेस्ट देखा हमने, वो नेस्ट बहुत पेड़ के बहुत ऊंचाई पर बनता था और वो पालास फिश ईगल उस नेस्ट में अपनी नेस्टिंग भी करता था। उसके बाद वो जैसे ये माइग्रेट करके वापस जाती है उनके साथ वो वापस चला जाता था, फिर नेक्स्ट ईयर आता था हर साल। और ऐसे ऐसे उस समय बताया गया कि 30 साल से वो लोगों ने उस नेस्ट को देखा है। और जब 30 साल उस समय बताया था, ये 98-97 की बात, तो आज भी वो आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो नेस्ट कहाँ बना रहा है ये नहीं पता। आज हमारे पास, उस समय हम सोचते थे कि इतनी ऊंचे कौन चढ़ेगा, कैसे देखेगा, तब ड्रोन होता, अच्छा नहीं है, यूज़ नहीं किया। या रिसर्च के लिए देखने को था कि उसके वो अंडे बच्चे होते हैं कि नहीं होते। वो पूरे इस इलाके में एक जोड़ा आता था। अच्छा। और उस एक बर्ड के कारण और दूसरी कुछ बर्ड्स के कारण, जो बर्ड ऑफ प्रे हैं, उनके कारण ना ये पूरे आसन की जितनी बर्ड्स हैं ना, इन सब में हलचल हो जाती थी। और वो कभी कभी हम उनका भी इंतज़ार करते हैं, वो हलचल करेंगे तो हमें कुछ अच्छी फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी, चिड़ियों के कुछ एक्शन शॉट मिलेंगे, उड़ते जुड़ते मिलेंगे, इधर से उधर जो शिफ्ट होती है वो मिलते हैं। यानी पक्षियों में भी बैर होती है। हाँ, नहीं बैर नहीं, वो शिकार करता है। अच्छा। वो उड़ते हुए उठा के ले जा लेता है उस चिड़िया को। अच्छा। उसको भी खाना है ना। हाँ। उसका वो अपने खाने के पीछे है, उसके लिए वो खाना है। वो बहुत संख्या में है, वो एक इकोलॉजी का पार्ट है कि उसको भी कुछ खाना है, उनको सरवाइव करना है। साइकिल बना हुआ है, बिल्कुल, फूड वो साइकिल बना। तो वो फूड के कारण ही इनके पीछे आता है शायद। बस ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, उनके जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको बचाए रखने में भी मैं कहूँगा कि इस तरह की लेक्स, इस तरह के हैबिटेट्स ने उनका साथ दे रखा है। इस जगह पर छोटी सी जगह और एक वैरायटी, नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी, प्लस अलग अलग किस्में, उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है छोटे से एरिया में। यहीं से आसन लेक के साथ साथ जो यमुना का बेल्ट है उसमें हमारे पास वेडर्स बहुत हैं। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, कुछ अभी मेरे दोस्तों ने बताया था कि उन्होंने कुछ वेडर्स देखे जो पहली बार उन्होंने फर्स्ट टाइम देखे थे इस लेक में, या सॉरी इस नदी के पार, यमुना के जो किनारे पत्थरों पर जो वेडर्स का इलाका होता है उसमें बहुत सारे वेडर्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप जब यहाँ पर आते हैं, और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से ये पक्षी जो है मूवमेंट करते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा ये जानकर, और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से काम करते रहेंगे वाइल्ड लाइफ के बीच में रहकर, और जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस एक और चीज़, बाकी जितने टूरिस्ट हैं जो आते हैं उन सब के लिए भी बोलना चाहूँगा कि इस तरह के जो नेचर के बीच में हमारा टूरिज़्म है, इन सब को अपने बच्चों के लिए भी बचाए रखना है। तो हमको नेचर से प्यार करना होगा, नेचर को अपना बनाना होगा, उसके साथ जो उसके नॉर्म्स हैं उनके साथ
रखना होगा, प्लास्टिक ये वो सब चीज़ों का ज़रा थोड़ा सा कम। और दूसरी जो हम बहुत सारी चीज़ें अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कचरा कबाड़ इधर उधर, उन सब को ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि ये नेचर बचा रहे हमारे भविष्य के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। जो हमने देखा है वो भी देखे। रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ भूमेश भारती जी, जो कि उत्तराखंड के रिनाउंड फोटोग्राफर हैं और उन्होंने बहुत, मुझे लगता है कि लगभग 25 सालों से भी ज़्यादा का करियर इनका फोटोग्राफी में रहा है। और नेचर के बीच में इन्होंने हमेशा हमें सबसे बेस्ट और खूबसूरत चीज़ें निकाल के दी है, कैप्चर की है, जो कि हमने देखी है और उम्मीद करती हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन भी देखेगी। हमने जाना उनसे कि आसन बैराज की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बिजली से लेकर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनका एक हैबिटेट सेंटर बन गया, और आने वाले टाइम में भी जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये बर्ड्स जो है वो और जल्दी हमें उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेंगी और लंबे टाइम तक बनी रहेंगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ और नज़ारे भी आसन बैराज के। तो आज हमने आपको बताया कि आसन बैराज यदि आप आते हैं तो यहाँ पर आकर आप किन किन चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो बर्ड वॉचिंग जो लोग करना पसंद करते हैं वो बर्ड्स के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पिकनिक करने का बड़ा शौक़ होता है, जो चाहते हैं कि हम शांत जगह पर जाएं जहाँ पर हमें सुकून के थोड़े पल बिताने के लिए मिल जाए, तो वो आसन बैराज ज़रूर आ सकते हैं। आसन बर्ड कंजर्वेशन इसे कहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप अभी तक आसन बैराज नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए और यहाँ पर आके एंजॉय कीजिए। फिलहाल के लिए जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।